आप सभी साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आज के इस लाइव सेशन में। आशा करता हूँ कि आप शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो ज़रा कन्फर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? वाह! ये हुई ना बात। सर जी राजकुमार नमस्कार। नमस्कार, राजकुमार जी, आवाज़ पहुँच रही है मेरी आप तक? सर बहुत बढ़िया आवाज आ रही है सर आपकी। जो वादा किया है, निभाना पड़ेगा। वाह, वाह! ये हुई ना बात, जो वादा किया निभाना पड़ेगा कि नहीं? जी सर। हुँ, रोके ज़माना चाहे आना पड़ेगा, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो इसलिए वादे के हिसाब से आप निभाते चलिए और चाहे राह में कितनी भी तकलीफ़ें मिले, मुस्कुराते चलिए और जब भी मन थोड़ा उदास हो, टेंशन में हो, तो आए चाहे ना आए, गीत गाते चलिए। सही बात है ना राजकुमार जी? बोल दीजिए राधे राधे। जी सर, आप तो सर बहुत अच्छा गाना गाते हैं सर। ये आपकी आवाज बहुत मधुर है सर। वाह वाह! लोगों मैं तो सोच रहा था ये जो बातें आपने कही मैं आपके लिए बोलूं। लेकिन आपने हमारे लिए बोल दी, मुझे तो लगता है कि आप अच्छा गाना गाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आज बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। हम आते रहेंगे, मोहब्बत की रस्में निभाते रहेंगे। जाने वफा तुम दो सद, फिर क्या ठिकाना हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो हमने वादा किया आपको सफलता का और उसके लिए इरादा किया है और मंजिल पे निशाना साधा किया है। उसके लिए हम आप सभी के साथ सीखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज बातों ही बातों में सरल तरीके से एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम लोग चर्चा करेंगे और हम सब सीखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बैंकिंग इंडस्ट्री में। वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये जो हमारे बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं उनको एक इंश्योरेंस कवरेज मिलता है और वो इंश्योरेंस कवरेज जो प्रदान करता है वो है डीआईसीजीसी एक्ट के माध्यम से। आरबीआई जो है रेगुलेटेड जो एंटिटीज़ हैं उनको डायरेक्शन देता है और उस समय समय पर जो डायरेक्शन मिलते हैं उनका पालन किया जाता है। चूंकि ये मूलभूत एक सिक्योरिटी कवरेज है, इसीलिए इसको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके विभिन्न पहलुओं को आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे। आधा घंटा आप ध्यानपूर्वक मेरी चीज़ों को सुनेंगे, फिर उसके बाद मैं आपसे चर्चा भी करूँगा। कोई मन में सवाल होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। एकदम बढ़िया साधारण तरीके से सीखेंगे। 6-7 मूलभूत चीज़ें हैं और उनको पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो आइए चलिए आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। आज का ये स्पेशल सेशन है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज फॉर द बैंक डिपॉजिटर अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट। तो सबसे पहले जानेंगे इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है। लीगल फ्रेमवर्क जो यहाँ पर है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो डिपॉजिट कवरेज है, इसको जो लीगल फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है, गवर्न करता है, वो डीआईसीजीसी एक्ट 1961। So the function of the DICGC are governed by the provision of the Deposit Insurance एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961। तो पहली जानकारी तो आपके लिए ये हो गया कि डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन और ये गवर्न होता है डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के द्वारा। द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जनरल रेगुलेशन 1961 फ्रेम्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये मिली कि जो डीआईसीजीसी का जनरल रेगुलेशन है, जो एक्ट है, वो पावर देता है आरबीआई को इंस्ट्रक्शन देने के लिए या कंप्लायंस करने के लिए। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है पूरा पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है।
So the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation framed by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एग्जामिनेशन में सवाल आ चुके हैं। ये दोनों चीज़ें, एक तो फुल फॉर्म डीआईसीजीसी का, दूसरा डीआईसीजीसी जो है इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसका जो सेक्शन अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि जो डीआईसीजीसी में जो उसको पावर दिया गया है रिजर्व बैंक को, वो अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50 ऑफ द डीआईसीजीसी एक्ट। तो ये हमारे सुधीर कंबोज जी आ गए, बढ़िया। सुधीर जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये डीआईसीजीसी का नाम सुना है सुधीर जी? जी सर बिल्कुल। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जी सर। बहुत इम्पोर्टेंट है एज ए बैंकर होने के नाते। और हम लोग जो हैं ग्राहकों का पैसा हमारे पास रखते हैं, तो एक ट्रस्टी होने के नाते डीआईसीजीसी एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम लोग आज सीख रहे हैं। डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक्ट 1961 में बना था। ये इम्पावर्ड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो फ्रेम वर्क दे, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रदान करे, और उसमें पावर दिए गए हैं रिजर्व बैंक को अंडर सब सेक्शन ऑफ 3 अंडर सेक्शन 50 ऑफ द डीआईसीजीसी एक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया बात, इतना तो आपको याद हो गया। अब आता है इसका मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट पूरा पूरा फुली, और जो कंट्रोल है उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सो द अथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कॉरपोरेशन इज 50 करोड़ विच इज फुली इशूड एंड सब्सक्राइब्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो फुली जो सब्सक्राइब्ड या फुली ओन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एथराइज कैपिटल की बात करेंगे तो 50 करोड़। सुधीर जी याद रहेगा, 50 करोड़ का एथराइज कैपिटल डीआईसीजीसी में है। जी सर बिल्कुल। अभी तक एक ही बार पूछा गया है, लेकिन अगर आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा गया तो आपको याद रहेगा कि एथराइज कैपिटल कॉरपोरेशन का 50 करोड़। लेकिन ये बार बार पूछा गया कि डीआईसीजीसी जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर बाई व्हिच एजेंसी, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आप लोग जान गए हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन वेस्ट विथ इट्स बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ऑफ विच ए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई चेयरमैन। तो जो डीआईसीजीसी के जो चेयरमैन होंगे वो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई होंगे। ये भी आपको जानकारी याद रखनी है कि डीआईसीजीसी के जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे, वो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई होंगे। इसका अथराइज कैपिटल 50 करोड़ होगा। फुली इशूड सब्सक्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फुली एडमिनिस्टर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एज पर डीआईसीजीसी एक्ट द बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ बिसाइड द चेयरमैन। यहाँ पर ये स्क्रीन पर जो बात बताई गई है, इसमें ये बताई गई है कि डीआईसीजीसी एक्ट में अंडर सब सेक्शन ऑफ 3 अंडर सेक्शन 50 ऑफ द डीआईसीजीसी एक्ट 1961 ये कहा गया है कि उनके बोर्ड में चेयरमैन होंगे जो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई होंगे। उसके अलावा एक ऑफिसर होंगे रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई, ईडी होंगे आरबीआई के एक ऑफिसर। one officer from central government, one officer from the central government, 5 directors nominated by the central government in consultation with the RBI, 3 of whom are person having special knowledge of commercial banking, insurance, commerce, industry, finance, and 2 of whom shall be persons having special knowledge or experience in cooperative banking or cooperative movement, and none of the directors should be an employee of central government or the RBI or the corporation, or a director or an employee of banking company or a cooperative bank, or otherwise actively connected with the banking company or cooperative banks। तो यहाँ पर जो उनके बोर्ड में एक तो उनके चेयरमैन होंगे जो डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई, एक ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, और 5 डायरेक्टर होंगे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, वो नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन आरबीआई के साथ बातचीत करते हुए उनको। और जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज हो, उस 5 में से कम 3 लोगों के पास ऐसा नॉलेज हो जो कॉमर्शियल बैंकिंग, इंश्योरेंस, कॉमर्स, इंडस्ट्री को समझते हों, और जो 2 हैं वो कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री को समझते हों, लेकिन वो कोई बैंक के एम्प्लॉय ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ना हो, आरबीआई के एम्प्लॉय ना हो, कोऑपरेटिव बैंक के एम्प्लॉय ना हो, मतलब वो बाहर से ही हों। और 4 और डायरेक्टर होंगे नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ, और वो जो 4 और 4 डायरेक्टर होंगे
वो उनको आरबीआई जो है, आरबीआई के कंसल्टेशन में वो भारत सरकार जो है उसको नॉमिनेट करेगा। तो ये बोर्ड होंगे। इसका हेड ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन इज एट मुंबई। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है डीआईसीजीसी का। और एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इन ओवरऑल चार्ज ऑफ इट्स डे टू डे ऑपरेशन। तो डीआईसीजीसी में जो डे टू डे ऑपरेशन होता है उसका ओवरऑल इंचार्ज होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चेयरमैन होता है डेप्यूटी गवर्नर। लेकिन डे टू डे पर जो ऑपरेशन होंगे उनका ओवरऑल इंचार्ज होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के। हेड ऑफिस है मुंबई में। तो कॉरपोरेशन का जो 4 ऑफिसेस थे, कॉरपोरेशन के 4 ब्रांचेस, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और न्यू दिल्ली। द कॉरपोरेशन हैड 4 ब्रांचेस सिचुएटेड एट कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड न्यू दिल्ली। लेकिन इनमें से जो कोलकाता, चेन्नई और नागपुर, इनको 30 नवंबर 2000 को बंद कर दिया गया। तो वर्तमान में एक ही ऑफिस है, वो है हेड ऑफिस मुंबई जो कॉरपोरेशन का है। तो पहले 4 ब्रांचेस थी, जो कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और न्यू दिल्ली। और इनमें से 3 ब्रांचेस जो कलकत्ता, चेन्नई और नागपुर में थे उनको बंद कर दिया गया नवंबर 30 नवंबर 2000 से। तो अभी जो है सभी जो बैंक हैं जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के तहत कवरेज होते हैं, वो उन ब्रांचेस के साथ जो पेंडिंग थी उस समय 30 नवंबर 2000 तक सेटल हो गई थी, इसलिए उनको बंद कर दिया गया उस समय। तो अभी की स्थिति में एक ही जो इनका ऑफिस है वो है मुंबई में। तो चलिए, ये हेड ऑफिस जान गए आप मुंबई में। तो ये सवाल पूछेगा तो आप जवाब दे पाएंगे। अगला है कि कौन कौन से जो बैंक हैं वो कवर्ड होते हैं इनमें डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज के लिए। बैंक का मूलभूत काम जैसा आप जानते हैं, बैंक का जो असली काम है अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दिखाया गया है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, सेवाएं देना और उसी जमा को इन्वेस्टमेंट या लोन के रूप में ज़रूरतमंद लोगों को देना। ये बैंकिंग की परिभाषा है। उसमें ग्राहकों का एक सुरक्षा भाव आ जाए, उनका विश्वास बढ़े, इसके लिए उनको डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करते हैं, ताकि कल के बैंक के निर्णय के आधार पर बैंक में अगर कोई गड़बड़ी हो गई, बैंक कोलैप्स हो गया, लिक्विडेट हो गया, तो उस स्थिति में भी जो डिपॉजिटर हैं उनका डिपॉजिट सुरक्षित हो। इसके लिए बैंक जो हैं उनको मैंडेटरी है कि उनके डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट को इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करे। तो वो प्रदान करता है डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत। तो इसमें कौन कौन से बैंक कवर्ड होंगे? तो ऑल कॉमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग द ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया। तो सारे कॉमर्शियल बैंक, साथ ही साथ जो बैंक हैं फॉरेन बैंक हैं लेकिन इंडिया में ब्रांचेस चला रहे हैं, वो भी यहाँ पर लागू होंगे। लोकल एरिया बैंक्स, जिसे एलएबी कहते हैं, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक। आप सोचिए, ये बैंकें जो हैं पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, तो वो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। तो ऑल कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये सारे इसमें कवरेज होंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डिपॉजिटर्स हैं उनका भी कवरेज होगा। सो ऑल एलिजिबल कोऑपरेटिव बैंक्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 2GG ऑफ डीआईसीजीसी एक्ट आर कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। तो ये जान के रखिए कि अभी हमने बताया कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी, एलएबी और कोऑपरेटिव बैंक, ये जो है पूरा जो है कवरेज होता है। और जो एलिजिबल कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनको परिभाषित किया गया है डीआईसीजीसी एक्ट के सेक्शन 2GG में, वो सारे डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट जो हैं इंश्योरेंस के लिए कवर होंगे इस स्कीम के तहत। तो यहाँ पर ये इस समय जो है ये बात कही गई है कि आज की तारीख पर जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सारे कवर्ड होंगे। और यहाँ पर जो है ये बात समझिए कि अगर ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं सारे कवर होंगे। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू बैंक एज इंश्योर्ड बैंक। अब अगर कोई नई बैंक ओपन होती है तो नई बैंक के रजिस्ट्रेशन होते ही यहाँ पर ये बात कही गई है, अंडर सेक्शन 11 ऑफ द डीआईसीजीसी एक्ट 1961 ऑल न्यू कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर एज सून एज मे बी आफ्टर दे आर granted license by the Reserve Bank of India
अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जैसा कि आप लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जानते हैं कि किसी भी जो बैंक को लाइसेंस ग्रांट किया जाता है अंडर सेक्शन 22 में, तो उसमें ही कहा गया है कि जैसे ही उनको लाइसेंस मिलता है बैंकिंग बिजनेस करने के लिए, तो उनको अति शीघ्रता के साथ DICGC एक्ट के सेक्शन 11 में बोला गया है कि इनमें रजिस्टर्ड होना है। जो भी बैंक हैं ओपन होते हैं, नए नए ओपन होते हैं। रीजनल रूरल बैंक के लिए कहा गया है RRB एक्ट 1976 के तहत सभी RRBs को ये ज़रूरत होता है कि जैसे ही नई कोई ब्रांच खुलती है RRB, तो उसके 30 दिनों के अंदर जो है अंडर सेक्शन 11 ऑफ DICGC एक्ट उनको रजिस्टर होना है कि हमारे जो डिपॉजिटर्स होंगे उनका डिपॉजिटर्स का डिपॉजिट को इंश्योर करना है, तो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करके वो जो है उनको जो भी मैंडेटरी कंप्लायंस है उसको पूरा करना है। तो कॉमर्शियल बैंक के लिए कहा गया है जल्दी से जल्दी लाइसेंस मिलते ही रजिस्टर्ड होंगे। RRB के लिए कहा गया है कि नया RRB खुलने के बाद, जैसे RRB एक्ट 1976 के तहत नया RRB को ओपन करने के लिए लाइसेंस मिलता है, तो उसके 30 दिनों के अंदर DICGC में वो रजिस्टर होंगे ताकि उनके डिपॉजिटर्स को वो सुरक्षित रख पाएँ, उनके कवरेज दे पाएँ। अब आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू बैंक इंश्योर्ड बैंक। तो जब भी DICGC के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप इंश्योर बैंक हो जाते हैं। उसमें एक तो हमने कॉमर्शियल बैंक के लिए देख लिया, RRB के लिए देख लिया, अब कोऑपरेटिव बैंक के लिए देखते हैं। जब भी कोई नया कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड होता है, तो उसके लिए भी ये कहा गया है कि जैसे ही RBI से उनको लाइसेंस मिल जाता है, जल्दी से जल्दी वो DICGC के साथ रजिस्टर हो जाएंगे। और प्राइमरी जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, उनको बोला गया है कि जो भी लाइसेंस के एप्लीकेशंस होते हैं, तो लाइसेंस के एप्लीकेशन होने के 3 महीने के अंदर जो है उनको ये अप्लाई करना है। 1 मिनट ज़रा प्रतीक्षा करेंगे। जी हाँ, तो अभी हम लोग 3 चीज़ें देखे हैं। कॉमर्शियल बैंकों के लिए कहा गया है जैसे ही उनको लाइसेंस मिलता है तुरंत रजिस्टर होंगे। RRB को कहा गया है RRB एक्ट 1976 में लाइसेंस मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर। और एक साथी पूछ रहे हैं क्या यह वीडियो ऐप पर बाद में आप, हाँ देख सकेंगे, ज़रूर देख सकेंगे, सारे वीडियो ऐप पर हैं। और उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक के लिए कहा गया है जैसे ही उन्हें RBI से लाइसेंस मिलता है तुरंत ही उसको जो है रजिस्टर होना पड़ेगा DIC में। और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के लिए कहा गया है जैसे ही उनको लाइसेंस मिलता है काम करने के लिए, तो उसके बाद से 3 महीने के अंदर इनको रजिस्टर होना है, अप्लाई करना है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पर कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14 ऑफ DICGC एक्ट, आफ्टर द कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड ए बैंक as an insured bank, it is required to send within 30 days of the banking registration an intimation in writing to the bank that it has been registered as insured bank। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि अंडर सेक्शन 14 ऑफ DICGC एक्ट के धारा 14 में कही गई है कि जब भी कॉरपोरेशन के साथ रजिस्टर्ड होगा बैंक, कॉरपोरेशन मतलब DICGC, तो रजिस्टर होने के बाद वो इंश्योर्ड बैंक हो जाएगा। और इंश्योर्ड बैंक हो जाने के बाद उनको 30 दिनों के अंदर जो बैंक रजिस्ट्रेशन है उसमें राइटिंग में इंटीमेशन देना है कि ये इंश्योर्ड बैंक के नाम से ये रजिस्टर्ड हो गया। ये बात कही गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग बैंकिंग में करते हैं तो 30 दिन जो के अंदर जो है उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए, इंश्योरेंस कवरेज अंडर द प्रोविजन ऑफ 16 ऑफ द DICGC एक्ट। अभी तक एक ही बार ऐसा पूछा गया है। सुधीर जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है?
यस सर, आ रही है सर आवाज बिल्कुल। हाँ, एक बार एक सवाल मैक्सिमम पूछा जाता है ना कि मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज कितना है? 5 लाख है सर, 5 लाख। 5 लाख मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज है, 5 लाख, है ना? जी सर। और यहाँ पर गलती से पीपीटी में 25 लाख लिखा गया है, उसको सुधार देंगे, है ना? तो जी सर। इंश्योरेंस कवरेज 5 लाख है। ये जो इंश्योरेंस कवरेज मैक्सिमम 5 लाख होता है, वो उसका प्रावधान किया गया अंडर सेक्शन 16(1) ऑफ द DICGC एक्ट। तो मैं यहाँ पर जरा ये पीपीटी में सुधार देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। इसका जो कवरेज है मैक्सिमम अभी कितना है सुधीर जी? 5 लाख रुपए सर। 5 लाख। और ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। तो ये 5 लाख आपको याद आ रहा है कौन सी तारीख को चेंज हुआ है 5 लाख? तारीख सर इसमें 4 फरवरी 2020 लिखा हुआ है शायद, हाँ, वही है। 4 फरवरी, जब हम लोग कोविड वगैरह में थे ना। वाह, जी आप सर। तो सुधीर जी बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप, हैं? अरे नहीं सर। वाह, ये हाँ बोलिए ना, हाँ सर, मतलब हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। स्मार्ट लग, है ना? आपके लिए मैं कहूँगा आपकी तारीफ में, अगर खुद को पसंद करोगे तो निरंतर आगे बढ़ोगे। क्या बोला, रिपीट करिए। अगर खुद को पसंद करोगे तो निरंतर आगे बढ़ोगे। निरंतर आगे जी बढ़ोगे। और अगर जी खुद को सर। पसंद करोगे तो इतिहास रचोगे, खुद को गढ़ोगे तो निरंतर आगे बढ़ोगे, है ना? तो पहले तो जी सबसे सर पहले बिल्कुल। हमको खुद को पसंद करना है, जैसा भी है ना? पत्थर पहले अपने आप को पत्थर करता है। बोलिए, पत्थर पत्थर पहले अपने आप को पत्थर करता है, फिर उसके बाद उसको फिर उसके कारीगर बाद। करता जी है ना? फिर उसके बाद उसको बढ़िया रूप देने के लिए कारीगर करता है। तो पत्थर पहले अपने आप को पत्थर करेगा, फिर उसके बाद बढ़िया छेनी हथौड़ी लेके उसको बढ़िया सा मूर्ति बनाएगा। तो आज हमारे देखो कितने हैं, सांवले सलोने सुधीर कंपोज जी, कंपोज जी सुंदर लग रहे हैं। तो इनके लिए पत्थर से तो मुझे सर PM विश्वकर्मा स्कीम याद आ आ गया ना? गई। हाँ, मूर्ति तराशने से आर्टिसन। हाँ, तो खुद को पसंद दिमाग में करोगे एकदम तो PM निरंतर आगे विश्वकर्मा जाग बढ़ोगे। उठी। यहाँ पर आपको इस स्क्रीन में से ये याद रखना है कि जो इंश्योरेंस कवरेज है, एक ही सवाल आता है, सभी लोग जानते हैं, मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज अभी कितना है? तो 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक, जो 4 फरवरी 2020 से ऑनवर्ड से ये रिवीजन हुआ है। ये प्रावधान दिया गया है अंडर सेक्शन 16(1) ऑफ द DICGC एक्ट 1961। तो आप लोग मतलब धारा भी याद हो जाएगा कि 5 लाख का जो प्रोविज़न है वो इसका प्रोविज़न किया जाता है अंडर सेक्शन 16(1) ऑफ DICGC एक्ट। जब ये इनिशियली शुरू हुआ था सुधीर जी, तो ये इसको कवरेज कितना था उसका? 1500 था। मतलब 1961-62 में जब ये बोला जाए तो ये 1500 रुपये इनिशियली कवरेज था, है ना सुधीर जी? जी सर बिल्कुल। पर डिपॉजिटर पर बैंक 1500 था। फिर 1 जनवरी 1968 को जो है ये 5000 रुपया पर डिपॉजिटर पर बैंक जो है प्रोविजन में संशोधन हुआ। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1970 को ये 10,000 हुआ। और 1 जनवरी 1976 को कवरेज बढ़कर 20,000 हो गया। फिर उसके बाद 1 जुलाई 1980, आपको याद होगा वो जो दौर था ये वाला, जो ये जो कवरेज बढ़ रहा था, ये कौन सा दौर था? राष्ट्रीयकरण का दौर था ये वाला, है ना? हाँ, बैंकों का नेशनलाइजेशन का दौर दौर था था। जी। तो उस समय फिर जुलाई 1980 में 30,000 का कवरेज जो है बढ़ा दिया गया। और फिर उसके बाद 1 मई 1993 से ये जो DICGC का मैक्सिमम कवरेज 1 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक था। और 1993 से के बाद लीजिए, आप सोचिए कितने साल हो गया, है ना? ये 7 साल में 2000, 27। 27 साल बाद फिर जो है बहुत सारे बैंक जो हैं लिक्विडेट होने लगे। तब यहाँ पर 2020 में सरकार ने ये संशोधन किया और अपने सेक्शन 16(1) DICGC एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये संशोधित जो कवरेज है उसको बढ़ा दिया। अब कवरेज हो गया 4 फरवरी 2020 से, जब कोरोना की महामारी चल रही थी उसी पीरियड में 5 लाख रुपए का ये कवरेज हो गया। तो मैक्सिमम कवरेज सभी लोग जानते हैं, सभी साथी, लेकिन आज बहुत सारे इसके क्रोनोलॉजी को जान गए कि पहले ये जो कवरेज जो पहले था 500 1500 से शुरू हुआ था इनिशियली, फिर 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख और फिर 5 लाख। अगला भी आगे इंतजार करते रहेंगे, है ना? अगला
अगला भी आएगा, अगला भी जब भी समय ऐसा महसूस होगा तो अगला भी कुछ परिवर्तन दिखेगा। तो अभी तो फिलहाल मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज डिपॉजिट पर डिपॉजिटर पर बैंक इज 5 लाख रुपीस। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात सीख गए। टाइप ऑफ डिपॉजिट कवर्स, कौन कौन से डिपॉजिट इसमें कवर किए जाएंगे? तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ये इंश्योर करता है सभी बैंक डिपॉजिट, ऑल बैंक डिपॉजिट। तो कितने डिपॉजिट होते हैं सुधीर जी, बताइए कितने प्रकार के डिपॉजिट होते हैं बैंक में? जी सर, कासा, सेविंग और करंट अकाउंट, सेविंग हैं? करंट अकाउंट और टीडी, आरडी, अच्छा, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। जी सर। 3 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में। एक होता है सेविंग डिपॉजिट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है करंट डिपॉजिट। और फिक्स में ही रिकरिंग आ जाता है। तो सारे जो आपके डिपॉजिट हैं, ऑल बैंक डिपॉजिट्स इंश्योर्ड बाय द DICGC एक्ट 1961। तो सभी प्रकार के डिपॉजिट इसमें कवरेज होते हैं। अब टाइप ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिपॉजिट। DICGC ये इंश्योर करता है कि सभी तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं, जैसा कि हमारे सुधीर जी ने बताया, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब सभी तरह के डिपॉजिट होंगे। लेकिन कुछ डिपॉजिट ऐसे हैं जिनको हम लोग इंश्योर नहीं करते, बराबर है सुधीर जी? जैसे कि डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, विदेशी जो सरकार है उनके अगर कोई डिपॉजिट है तो उनको हम लोग डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं देंगे। डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये सवाल बहुत पूछता है कि कौन कौन से डिपॉजिट जो हैं इसमें कवर नहीं किए जाएंगे। कवर किए जाएंगे तो आप लिखोगे सारे डिपॉजिट कवर किए जाएंगे। कवर जो नहीं किए जाएंगे उसको हम पढ़ रहे हैं। एक तो फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट हैं वो कवर नहीं होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट हैं वो कवर नहीं होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट हैं वो कवर नहीं होंगे। इंटर बैंक डिपॉजिट, मान लीजिए RRB का डिपॉजिट बैंक ऑफ इंडिया में है, RRB का डिपॉजिट SBI के पास है, तो इंटर बैंक डिपॉजिट कहते हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट इसमें इंश्योरेंस नहीं होगा। डिपॉजिट ऑफ द स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो जो ऐसे डिपॉजिट स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इनके डिपॉजिट भी इंश्योर नहीं होंगे। एनी अमाउंट ड्यू ऑन अमाउंट ऑफ अ डिपॉजिट रिसीव आउटसाइड इंडिया, कोई भी राशि जो आउटसाइड इंडिया से प्राप्त हुई है वो भी इंश्योरेंस कवरेज नहीं होगा। और एक अकाउंट में ड्यू हो तो वो इंश्योरेंस कवरेज में नहीं होगा। उसका मतलब कोई आउटसाइड इंडिया से कोई पैसा प्राप्त हुआ है और कोई अमाउंट यहाँ पर ड्यू पड़ा हुआ है उस अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए, तो भी नहीं इंश्योरेंस होगा। एनी अमाउंट विच हैज बीन स्पेसिफिकली एजम्प्टेड बाय द कॉरपोरेशन विद द प्रीवियस प्रियोर अप्रूवल ऑफ द RBI, ऐसा और कोई अन्य डिपॉजिट जिसको RBI ने एजम्पशन रखा है वो भी आपको जो है इसमें कवरेज नहीं होगा। तो ये आप जान पाए कि कौन कौन से डिपॉजिट इसमें कवरेज होंगे। आइए चलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। सबसे महत्वपूर्ण बात है इंश्योरेंस प्रीमियम जो ज़्यादा पूछा जाता है। 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड से जो है जो अभी नया प्रीमियम आया है, सॉरी 4 फरवरी 2020 को नया कवरेज आया 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज के लिए आया। तो उसके पहले जो प्रीमियम था 10 पैसा प्रति सैकड़ा था, जिसे रिवाइज कर दिया गया। द रिवाइज प्रीमियम इज 12 पैसा पर 100 ऑफ एसेसेबल डिपॉजिट पर एनम from the half year beginning April 2020 onwards with the objective of maintaining a strong deposit insurance fund। DIF का मतलब है इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड, इंश्योर्ड फंड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसका प्रीमियम कितना होगा सुधीर जी? जो DICGC कवरेज होगा उसका प्रीमियम कितना होगा? 12 पैसा पर 100 सर। जी सर। 12 पर पैसा एनम, प्रति सैकड़ा सालाना। प्रति सेकंड सालाना। जी सालाना। सर। लेकिन उसको बैंक पे कैसे करती है? हाफ ईयरली बेसिस पर। जी सर। तो 6 पैसा प्रति सैकड़ा पहले हाफ ईयर में दे देगा। तो अप्रैल से जो बिगिनिंग हो रहा है अप्रैल से, तो अप्रैल से लेके 6 महीना कब होगा? सितंबर में होगा। दिसंबर। तो जी वो सर। 6 पैसा वहाँ देगा। और फिर उसके बाद अगला जो हाफ ईयर होगा उसके लिए 6 पैसा। तो हमें याद अक्टूबर। रखना है। एक इसमें से सवाल आता है कि प्रीमियम कितना है? 12 पैसा प्रति सैकड़ा
पर एनम इसका प्रीमियम है। दूसरा पूछता है कि जो डीआईसीजीसी का प्रीमियम है कौन पे करता है, ये पूछता है कौन पे करता है सुधीर जी। बैंक पे करता है सर, बैंक पे करेगा। एंटायर प्रीमियम इज बोर्न बाय बैंक। ये अभी शायद पिछले प्रमोशन एग्जाम में आया था संडे को जब एग्जामिनेशन हुआ था कि डीआईसीजीसी का प्रीमियम कौन पे करता है। तो डीआईसीजीसी का प्रीमियम पे करता है बैंक पे करता है। कितना पे करता है, 12 पैसा प्रति सैकड़ा प्रति सालाना, 12 पैसा पर 100 पर एनम। लेकिन पे करता है हाफ ईयरली बेसिस पे, मतलब साल भर में 2 बार पे करेगा। 6 पैसा प्रति सैकड़ा एक बार पे करेगा, 6 पैसा प्रति सैकड़ा दूसरी बार पे करेगा। तो ये हमारे साथी जान गए होंगे। अब आते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि जब भी हम इसको पे करते हैं तो अगर कोई डिले हुआ तब वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। देखिए आगे देखते हैं इसको। एन इंश्योर्ड बैंक रिक्वायर्ड टू रेमिट प्रीमियम नॉट लेटर देन द लास्ट डे ऑफ मई एंड नवंबर ईच ईयर। If it does not pay on or before the stipulated date of the premium payable by it or any portion thereof, मतलब जितने भी इंश्योर्ड बैंक है जो ये डीआईसीजीसी कवरेज जैसे कि सभी बैंक हैं, इनको ज़रूरत होता है कि ये जो प्रीमियम है लास्ट डे ऑफ मई और लास्ट डे ऑफ नवंबर भेज दें। अगर ये नहीं भेजेंगे, इसे डिले करेंगे, तो एक पेनल्टी इम्पोज किया जाता है इंटरेस्ट का एट द रेट ऑफ 8%। तो अभी आपको ये जान के रखिए 8% की पेनल्टी इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा अगर वो प्रीमियम समय पर नहीं भेजेंगे। तो ये भी हायर स्केल में कभी एक बार पूछा गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सुधीर जी मैं बताता हूँ, अगर पेंशन में डिले होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पार्ट है, पेंशन में डिले होता है तो डिलेड पीरियड के लिए किस इंटरेस्ट रेट से आपको कंपनसेशन पे करना होता है पेंशनर को, याद मालूम है आपको? नहीं सर, रेट का नहीं है आइडिया। कभी पेंशन के सेशन में बताया था मैंने। तो पेंशन अगर किसी को डिले देते हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 8%। जो डिलेड पीरियड का 8% का आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक उसी तर्ज पर ये जो है, अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया समय पर तो डिलेड पीरियड के लिए 8% एबव द बैंक रेट ऑन द अमाउंट ऑफ सच प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो सोचो कितना महंगा पड़ेगा। बैंक रेट प्लस 8% है ना। It is liable to pay interest at the rate of 8% above the bank rate on the amount of such premium on the unpaid portion thereof, as the case may be from the beginning of the half year till the date of payment। तो ये आप याद रखिए 8% बैंक रेट से ऊपर जो है आपको पे करना है, तो बहुत बड़ी पेनल्टी है ये। और बैंक रेट जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस फॉर द एक्चुअल नंबर ऑफ द डेज ऑफ डिफॉल्ट टेकिंग 1 ईयर एज ए 365 डेज। तो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज के आधार पर आप उसको कंपनसेशन पे करेंगे। तो अभी तो आप जानिए 12 पैसा प्रति सैकड़ा जो लास्ट डे ऑफ मई और लास्ट डे ऑफ नवंबर में देना है, डिलेट पेड हुआ तो इंटरेस्ट पेबल होगा 8% एबव ऑफ द बैंक रेट ऑन द अमाउंट ऑफ सच प्रीमियम। अब आते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो इंश्योर्ड बैंक हुआ है वो अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अंडर सेक्शन 15A ऑफ द डीआईसीजीसी एक्ट, द कॉर्पोरेशन हैज द पावर टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंश्योर्ड बैंक। जो कॉरपोरेशन है जिसको डीआईसीजीसी कहते हैं उसको ये अधिकार है कि वो किसी इंश्योर्ड बैंक का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है अगर वो प्रीमियम 3 कॉन्जिक्यूटिव हाफ ईयर पीरियड के लिए नहीं पे करता है तो कैंसिल कर दे। बराबर सुधीर जी, क्या बोल रहे जी हैं? सर। अगर आप प्रीमियम पे नहीं करेंगे, एक हाफ ईयर नहीं दिए, फिर अगला हाफ ईयर नहीं दिए, फिर अगला हाफ ईयर नहीं दिए, 3 हाफ ईयर अगर लगातार नहीं दिए तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपके जो डिपॉजिटर्स हैं वो जो कवरेज है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई है, द कॉरपोरेशन में restore the registration of the bank which has been deregistered for non payment of premium। कॉरपोरेशन के पास ये फिर से ऑप्शन रहता है कि जो
रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू कर दें जैसे ही उनको प्रीमियम पेड हो गया। तो यहाँ पर कैंसिल कर सकता है अगर प्रीमियम 3 कॉन्जिक्यूटिव हाफ ईयर्स पीरियड के लिए पेंडिंग हो गया। तो आपको याद रखना है कि 3 हाफ ईयर अगर प्रीमियम पेंडिंग हो गया तो कैंसिलेशन हो जाएगा। साथ ही ये भी है उनके पास कि उसको रिस्टोर कर सकता है प्रीमियम पे कर दिया तो विथ पेनल्टी जो कंपनसेशन है। If the concerned bank make a request in this behalf and pay all amount due by way of premium from the date of default together with interest, तो जितने दिन का डिफॉल्ट हुआ है साथ में इंटरेस्ट पे कर देता है तो कॉरपोरेशन क्या करेगा उसको फिर से रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कर देगा जिसको डी रजिस्टर्ड किया है। तो इस स्लाइड से आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो अंडर सेक्शन 15A ऑफ DICGC एक्ट जिसके तहत उनको कैंसिलेशन करने का पावर है रजिस्ट्रेशन को। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि कब कोई कैंसिल होगा जो 3 कॉन्जिक्यूटिव हाफ ईयर प्रीमियम नहीं पे करेगा, दूसरा महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्वपूर्ण है कि अगर पूरे ड्यूज को पे कर देता है इंटरेस्ट सहित तो उसको फिर से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के में ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंश्योर्ड बैंक स्टैंड कैंसल इफ द बैंक इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग फ्रेश डिपॉजिट। अगर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी बैंक को प्रोहिबिट कर देता है कि वो बैंक जो है फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ये कंडीशन है। आर इट्स लाइसेंस इज कैंसल्ड or a license is refused to it by the RBI or it is wound up either voluntarily or compulsory। अगर RBI ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, RBI ने लाइसेंस रिफ्यूज कर दिया या उसको वाइंड अप किया जा रहा है, खुद बोल के वो वाइंड अप कर रहा है दिवालिया घोषित होके या मैंडेटरी RBI करा रहा है, तो इन सारे कंडीशन में उसका जो रजिस्ट्रेशन है DICGC के साथ वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। or it ceases to be a banking company or a cooperative bank within the meaning of section 36A2 of the Banking Regulation Act 1949, or it has transferred all the deposit liability to any other institution। मतलब ऐसे कंडीशन में जब उसका जो बैंकिंग कंपनी के नाम के तौर पर उसका जो लाइसेंस है या उसका जो काम है सीज कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में भी कैंसिल हो जाएगा। अगर किसी बैंक को एमलगमेट कर दिया गया किसी दूसरे बैंक के साथ तो उस बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ जाएगा, लेकिन इसके लिए रिकंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट किया जाएगा। मतलब जिसके साथ उसका एमलगमेशन हो रहा है उसको जो है सैंक्शन मिलेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से और जो एमलगमेट हो गया उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये जो है कैंसिलेशन के लिए है। द सेड स्कीम डज नॉट परमिट एक्सेप्टेंस ऑफ द फ्रेश डिपॉजिट in the case of cooperative bank, its registration also get cancelled if it ceases to be an eligible cooperative bank। अगर कोई cooperative bank फ्रेश डिपॉजिट लेने से उनको रोक लग जाती है या उनके जो कोऑपरेटिव बैंक को का जो बैंक का नाम है वो छीन लिया जाता है तो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन में और आगे देखते हैं। इन द इवेंट ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बैंक, deposit of the bank remain covered by the insurance till the date of the cancellation। तो जिस दिन तक कैंसिलेशन हुआ है उस तक जितने भी डिपॉजिट हैं वो इंश्योर्ड होंगे, ये बात कही गई है। मान लीजिए आज रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, RBI ने किसी बैंक का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया आज, तो आज की तारीख तक वो इंश्योर्ड होंगे। मतलब आज की तारीख पर उस बैंक में जिन्होंने भी पैसे जमा किए हैं उनका पैसा सुरक्षित है। लेकिन आज रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है और आज के बाद भी अगर कोई जमा एक्सेप्ट किया है वो तो गैर कानूनी होगा और ऐसा जमा किया गया व्यक्ति का जमा वो उसमें कवरेज नहीं लिया जाएगा, इसका बात ये कहा गया। चलिए अगला है रिटर्न्स। अभी आपने देखा होगा अभी सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का एग्जामिनेशन हुआ था। कौन सी तारीख को हुआ था सुधीर जी? 7 जून को हुआ था तो 7 जून को 2 सवाल आए थे। एक सवाल तो आया था कि DICGC प्रीमियम कौन पे करता है। तो DICGC प्रीमियम जो है इंटायर प्रीमियम बैंक पे करता है। दूसरा सवाल आया था
कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपॉजिट साइज है वो उसका रिटर्न जो है किस फॉर्म में भर के जो है डीआईसीजीसी को भेजा जाता है बैंकों के द्वारा, ये पूछा गया था। और हमने पहले भी सेशन लिए थे डीआईसीजीसी के में, लेकिन उस को जो है पढ़ाए नहीं थे क्योंकि कभी पूछा नहीं था, लेकिन अब पूछ लिया इसलिए रिटर्न्स को अभी शामिल किए हैं। तो रिटर्न्स का मतलब क्या है कि कौन कौन से फॉर्म में हम लोग रिटर्न दाखिल करते हैं। जैसे हम लोग विवरणी प्रस्तुत करते हैं ना, विवरणी स्टेटमेंट सबमिट करते हैं। सो एवरी इंश्योर्ड बैंक इज रिक्वायर्ड टू फर्निश टू द कॉरपोरेशन एज सुन एज पॉसिबल। सभी बैंकों को जो इंश्योर्ड है डीआईसीजीसी के तहत, उन्हें अनिवार्यतः ये रिटर्न्स जो है समय समय पर डीआईसीजीसी के नियमानुसार सबमिट करना होता है। और ये जो स्टेटमेंट सबमिट करते हैं उसको बोलते हैं डीआई रिटर्न। क्या बोलते हैं सुधीर जी? DI रिटर्न। डीआई रिटर्न। ये डीआई रिटर्न दो तरीके के होते हैं, डीआईए 01, DI 02, जो आगे स्क्रीन पर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सभी इंश्योर बैंकों is required to furnish the corporation as soon as possible after the commencement of each calendar half year, but not in any event later than the last day of the first month of the half year. A statement of form DI written in duplicate showing the basis on which the premium payable by the bank has been calculated and the amount of premium payable by the bank for the half year। जैसे कि आप जानते हैं कि सालाना 12 रुपये प्रति सैकड़ा प्रीमियम पे करते हैं हाफ ईयर बेसिस पे, तो ये रिटर्न भी हाफ ईयर बेसिस पे दी जाती है। तो रिटर्न दी जाती है डीआई रिटर्न, जिसको डिपॉजिट इंश्योरेंस रिटर्न फॉर्म कहा जाता है। उसके दो पार्ट होते हैं जो इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। कौन से फॉर्म है सुधीर जी? पहला वाला फॉर्म का नाम क्या है? DI 1 सर। हाँ, DI 1। और दूसरा फॉर्म का नाम क्या है? DI 02। DI 1 DI 01 और 02 है सर। तो DI 01 में पेमेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम का सबमिशन रहता है, और DI 2 में डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज रहता है। तो DI 01 में पेमेंट रहेगा इंश्योरेंस प्रीमियम का, और DI 02 में डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। डिटेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 1 लाख तक के कितने डिपॉजिटर हैं, 5 लाख तक कितने डिपॉजिटर्स हैं, ये डिटेल्स का फॉर्म है, मैंने देखा था इंटरनेट पे। तो वो डिटेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ये DI 02 है। तो दो तरह के स्टेटमेंट है। आपने अगर रिकॉल क्वेश्चन देखा होगा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का, तो उसमें सवाल पूछा गया था कि डीआईसीजीसी को जो बैंकों के द्वारा फॉर्म सबमिट किया जाता है जिसमें कि वो विवरणी प्रस्तुत करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, तो वो कौन से फॉर्म में सबमिट किया जाता है? तो उसका आंसर था DI 02। लेकिन हमें कुछ साथियों ने बताया था कि रिटर्न पूछा गया था, तो हमने DI लिखा था। लेकिन स्पेशल जो है फिर बाद में साथियों ने बताया कि यही सवाल पूछा गया था जो सेकंड कॉलम पर है, कि डिटेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, वो DI 02 में, और DI 01 में पेमेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम सबमिट किया जाता है। So the registered insured bank are required to submit on or before 31st October every year a return in the form of DI 02 giving the detail of distribution of deposit account according to their size, as the periodicity of the DI 02 returns from the last working day of the June to the last working day of the September। तो लास्ट वर्किंग डे जून से लेके लास्ट वर्किंग डे सितंबर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब 1 लाख तक के कितने डिपॉजिटर्स हैं, 5 लाख, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रिटर्न जो है DI 02 में बैंक हैं जो हैं, बैंक जिसको इंश्योर्ड बैंक कहते हैं क्योंकि इनका डीआईसीजीसी के साथ रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो ये डिटेल जो है 31 अक्टूबर या उससे पहले हर हाल में सबमिट हो जाना चाहिए, जिसको फॉर्म नंबर DI 02 कहते हैं। तो DI 02 में डिटेल रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, और DI 01 में पेमेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा। तो ये तो क्लियर हो गया ना सुधीर जी? याद हो जाएगा? जी सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। यस सर। चलिए अब आते हैं सुपरविजन।
ये जो DICGC में प्रीमियम भेजते हैं बैंक, तो इनका सुपरविजन भी करते हैं, इंस्पेक्शन भी करते हैं। इसके लिए बात की गई है, द कॉरपोरेशन इज एम्पावर्ड under section 35 of the DICGC Act to have free access to the records of an insured bank and to call the copy of such record। तो DICGC को ये पावर है जिसके तहत वो बैंकों से कॉपी मंगा सकता है, रिकॉर्ड्स मंगा सकता है। इसमें अंडर सेक्शन 35 ऑफ DICGC एक्ट में ये पावर दिया गया है कि कॉरपोरेशन की रिक्वेस्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आपका आरआरबी को देखें तो नाबार्ड वो जो है इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शंस के तहत वो जब आरबीआई के अधिकारी विजिट पे जाते हैं या नाबार्ड के अधिकारी विजिट पर जाते हैं तो वो रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं कि आप बताइए आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम भेजा है ये कौन से फॉर्म में भेजा है। ये सारी चीज़ों को इंस्पेक्शन का पावर जो है दिया गया है आरबीआई को। तो जो इंस्पेक्शंस है, इन्वेस्टिगेशन है, ये कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं सेटलमेंट ऑफ क्लेम। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हायर स्केल में पूछा गया है कि जब भी कोई क्लेम आता है तो कितने दिनों में सेटल होना चाहिए। सुधीर जी, आपको याद है कभी मेरी बात सुने हैं आप कि मैं कई बार जिक्र किया हूँ कि अगर कोई DICGC कोई बैंक कोलैप्स होता है या लिक्विडेट होता है तो कितने दिनों के अंदर क्लेम मिल जाने चाहिए? शायद 30 डेज के अंदर है सर। नहीं, 60 डेज मैंने बताया, 60 डेज। 60 डेज के जी अंदर सर। मिल जाना चाहिए, है ना। तो आइए पढ़ते हैं। इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ एन इंश्योर्ड बैंक, every depositor of the bank is entitled to payment of an amount equal to his deposit held by him in the same right and in the same capacity in all the branches of the bank put together। इसका कहने का तात्पर्य है कोई भी बैंक अगर वो बंद हो जाता है या लिक्विडेट हो जाता है, जो इंश्योर्ड बैंक था, तो उस बैंक के जो सभी डिपॉजिटर हैं वो पेमेंट पाने के हकदार हो जाते हैं जो डिपॉजिट उनका बैंक में है, लेकिन वो सेम नेम सेम कैपेसिटी में होने चाहिए और सभी ब्रांचेस का जो डिपॉजिट मिलाकर एक बैंक का डिपॉजिट माना जाता है। सपोज हमारे अ, अभी मान लीजिए कि आपका सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का कस्टमर है और अलग अलग ब्रांचेस में वो खाता खोल के रखा है, तो सभी को जोड़ दिया जाएगा और बैंक के एज ए होल उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक, उसको कवरेज मिलेगा। अगर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में 25 लाख रुपए रखा हुआ है दूसरे दूसरे ब्रांचेस के साथ मिलाकर, तो उसको मिलेगा केवल 5 लाख मिलेगा। बराबर है 5 लाख। सुधीर जी? बिल्कुल सर। 25 लाख रुपए रखा है 10 ब्रांचेस में, मान लीजिए 2.5 लाख रखा है, तो उसको कितना मिलेगा? 2.5 लाख रखा तो 5 लाख मिलेगा सर, अगर 2 ब्रांच। 5 लाख मिलेगा क्योंकि एक ही बैंक के अलग शाखा में रखा है इसलिए 5 लाख मिलेगा। लेकिन अगर वो अलग अलग बैंक में 5-5 लाख रखा हुआ है तो सभी बैंकों का 5 लाख मिल जाएगा, बशर्ते वो बैंक बंद हो गया हो, लिक्विडेट हो रहा हो तो मिल जाएगा। तो यहाँ है राइट, सेम राइट एंड इन द सेम कैपेसिटी। इसका क्या मतलब होता है सुधीर जी? सेम राइट सर, सेम कैपेसिटी का मतलब जैसे है वैसे ही। बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको ना वो राइट ऑफ सेटअप में भी बताया था, सेम राइट सेम कैपेसिटी में होगा। म, तो उसमें राइट ऑफ सेटअप करते हैं ना, एक अकाउंट सेम नेम सेम कैपेसिटी से है, एक खाता ड्यू है एक खाता प्लस है, तो उसको एडजस्ट करते हैं। मतलब सुधीर कंबोज का ही खाता है, उसी नाम से उसी कैपेसिटी से है, तभी ही उसको एडजस्ट कर सकते हो। मान लीजिए सुधीर कंबोज जी का खाता है और वो किसी पार्टनर है किसी फॉर्म में, तो उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, सेम नेम सेम कैपेसिटी में है तो मिलेगा, ये बात कही गई। ठीक है, जी सर। ब्रांचेस में जो है सेम नेम सेम कैपेसिटी में तो मर्ज होगा। स्टैंडिंग एज ऑन डेट ऑफ कैंसिलेशन एंड रजिस्ट्रेशन, तो जिस कैंसिलेशन हुआ रजिस्ट्रेशन का उस तारीख पर जो आउट है उस समय मिलेगा। अब यहाँ कहा गया है बात कि जो भी बैंक, इसको पढ़ लेते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17(1) of the DICGC Act, the liquidator of an insured bank which has been wound up or taken into liquidation has to submit the DICGC a list showing separately the amount of deposit
in respect of each depositor and the amount set up in such manner as may be specified by the DICGC and certified to be correct by the liquidator within 3 months from the date of his assuming charge of office। यहाँ पर कहा गया है कि अंडर सेक्शन 17(1) DICGC एक्ट 1961 में ये प्रावधान दिए गए हैं कि जो भी इंश्योर्ड बैंक होगा जो बंद हो रहा है या लिक्विडेट हो रहा है तो उसका एक लिक्विडेटर डिसाइड होता है ना, उसको कौन लिक्विडेटर कर रहा है, तो वो लिक्विडेटर को DICGC को एक पूरा लिस्ट देना होगा कि इतने लोगों के डिपॉजिट के डिटेल्स हैं, उनके लिस्ट देना होगा। उसके लिए टाइम लिमिट दिया है 3 मंथ्स। जिस दिन से वो चार्ज लेता है उस चार्ज लेने के दिन से 3 महीने के अंदर DICGC में उसको सबमिट करना होगा ईच डिपॉजिटर, मतलब सभी डिपॉजिटर के अमाउंट वाइज लिस्ट जो है उनको सबमिट करना पड़ेगा। उसके लिए समय सीमा दी गई है 3 महीना। आज सपोज आज बैंक को कोई चार्ज ले रहा है, चार्ज कौन लेगा, या तो मर्ज हो रहा है तो दूसरा बैंक लेगा, एमलगमेट हो रहा है तो दूसरा बैंक लेगा, अगर लिक्विडेट हो रहा है तो उसका लिक्विडेटर लेगा। तो जो भी है चार्ज लेगा उसके 3 महीने के अंदर उनको ये बताना होगा कि उसके पास एक एक डिपॉजिटर का अमाउंट लिख के लिस्ट DICGC को सबमिट करना है। उसके लिए समय सीमा 3 महीने। अब आता है कि सेटलमेंट। सेटलमेंट The DICGC is required to pay the amount payable under the provision of Act in respect of the deposit of each depositor within 2 months from the date of receipt of such list। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया, 2 महीना, या कई बार में 60 डेज भी पूछता है। बराबर सुधीर जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर कोई बैंक बंद हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, तो जो लिक्विडेटर है, जैसे अमलगमेट हो रहा है तो कोई जो बैंक ले रहा है वो या कोई लिक्विडेटर है, जैसे ही चार्ज लेगा उस चार्ज लेने के 3 महीने के अंदर लिस्ट प्रोवाइड कराएगा DICGC को। DICGC को जैसे ही लिस्ट मिल गया, उस लिस्ट के मिलने के 2 महीने के अंदर क्लेम सेटल करना है। एक उदाहरण बताता हूँ। अभी हमारे स्टेट में एक बैंक ऐसा लिक्विडेट हुआ, तो बैंक लिक्विडेट होने के बाद जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर ने लिस्ट दे दी DICGC को। बराबर सुधीर जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसने 60 डेज में दे दिया, दे मतलब दिए मैंने सर। जब पता किया था तो 60 डेज में लिस्ट दे दिया। बिल्कुल सर। तो DICGC ने क्या किया, उस स्टेट के जो SLBC हैं, है ना, बराबर, SLBC को वो सारा लिस्ट दे दिया और SLBC को कहा कि ये जिलेवार लिस्ट है, आप जिले में बैंकों को ये लिस्ट दे दीजिए ताकि उस बैंक के जो ग्राहक हैं उनको मदद करेगा और DICGC से पैसा मिलने में उनको सहूलियत होगी और उनका डिपॉजिट डिपॉजिट भी मोबिलाइज हो जाएगा और ग्राहकों को भी उनका पैसा मिल जाएगा। बराबर समझ गए ना? बिल्कुल सर। तो हमारे पास जैसे कोई लिस्ट आया तो फिर वो उस एरिया में जो बैंक काम कर रहा है, उस एरिया में जो लीड बैंक है उनको दे दिया लिस्ट, तो वो क्या करेंगे, ग्राहकों को मदद कर देंगे, फॉर्म वगैरह भर के उनको सबमिट, जो भी उनका फॉर्म्स है साइन करने वाला, तो उस उनका चेक मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा और जो नए बैंक में खाता खोले उनमें सेटल हो जाएगा। तो ये DICGC को लिस्ट मिलने के बाद जो सेटलमेंट का टाइम है विदिन 2 मंथ, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला 2 मंथ है। ये वाला जो है अभी तक मेरे मतलब इसमें ज्ञान में नहीं आया है, 3 मंथ्स का भी पूछा गया। आपकी जानकारी के लिए अच्छा है कि जैसे ही कोई लिक्विडेटर उसको चार्ज लेता है या कोई बैंक एमलगमेट होता है तो उसको ये 3 महीने के अंदर सारे डिपॉजिटर के डिटेल DICGC को देने होंगे। बिल्कुल सर, इसका एग्जांपल भी PMC बैंक पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ओवरटेक किया था उसको, बहुत लिक्विडेट हुआ था तो उन्होंने लिया था। बहुत अच्छी बात सुधीर जी, है ना, और क्लेम सेटल होगा 2 महीने के अंदर। चलिए अब आते हैं अकाउंट्स। तो जो कॉरपोरेशन है, जो पैसा मिलता है उनको 3 तरह के फंड में रखता है। एक फंड है डिपॉजिट इंश्योरेंस, एक है क्रेडिट गारंटी फंड और एक है जनरल फंड। तो जो पैसा प्रीमियम मिलता है बैंकों से उनको 3 हेड में रखता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड, क्रेडिट गारंटी फंड एंड जनरल फंड। तो जो पहले 2 फंड हैं, द फर्स्ट 2 आर फंडेड रिस्पेक्टिवली बाय द इंश्योरेंस प्रीमिया एंड गारंटी फीस
received and are utilized for the settlement of respective claim। तो पहले जो दो फंड है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड और क्रेडिट गारंटी फंड, इनका क्लेम सेटलमेंट के लिए बनाया जाता है। और तीसरा जो फंड है जनरल फंड, इनका इस्तेमाल जो है मीटिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ कॉरपोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए रख लीजिए, कभी ऐसा पूछा नहीं गया है। 3 तरह के फंड होते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड, क्रेडिट गारंटी फंड, जनरल फंड, इसमें पैसा रखता है। पहले दो जो फंड हैं इनका इस्तेमाल क्लेम सेटलमेंट में करता है, और जनरल फंड का इस्तेमाल जो है मीटिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कॉरपोरेशन इस्तेमाल करता है। चलिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मैंने जैसे बताया था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आरबीआई के द्वारा होता है। सो द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द DICGC अटेंड्स टू ऑल स्टाफ एंड एस्टेब्लिशमेंट related function in the respect of the employee of the corporation who all are the employee of RBI। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा आरबीआई के द्वारा होता है। DICGC is treated as an independent salary drawing unit। तो DICGC को एक इंडिपेंडेंट सैलरी ड्राइंग यूनिट के तौर पर इसको माना जाता है। अब आता है प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर द रिकॉर्ड। तो प्रिजर्वेशन पीरियड जो रिकॉर्ड है इसका, जिसमें रजिस्टर्ड ऑफ वाउचर, जनरल्स, गैजेट, की सेव्स रिगार्डिंग फोटोकॉपियर मशीन, ये सारा चीज़ें जो है 10 साल तक रखा जाता है। कितने साल तक रखा जाता है सुधीर जी? 10 साल तक, जी सर। 10 साल तक। लेकिन इसमें ये है कि जो DICGC में अलग अलग चीज़ों के लिए और भी समय दिया गया। जैसे बैंकों में भी नॉर्मली देखा जाए तो 10 साल का रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन है, बट बिल्कुल सर। रिवाइज KYC ML गाइडलाइन में ये कहा गया है कि जो ट्रांजेक्शन FIU को रिपोर्ट हुई है वो 5 साल में 5 साल तक रखना है। अकाउंट कोई बंद होता है, बंद होने के बाद 5 साल तक रखना है। तो अलग अलग प्रावधानों के तहत रखा जाता है। आप लोगों का भी अलग से जो पॉलिसी होता है उसमें देखिएगा, जैसे कोई रेंट रेवेन्यू पेमेंट है रेंट का, तो उसको 8 साल के लिए रखा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सीरीज का मैंने बताया है वो 10 साल का बताया, रजिस्टर्ड ऑफ वाउचर, जनरल गैजेट, की सेप्स, फोटोकॉपी मशीन, बट इनका भी अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर जितने भी स्टाफ एप्लीकेशंस होंगे, रिक्रूटमेंट होंगे, ये 30 साल तक रखा जाएगा। उनके रिटायरमेंट के 30 साल तक रखा जाएगा, सर्विस रिकॉर्ड वगैरह बोल रहा है। अगर कैंडिडेट्स या जो भी वहाँ पर एम्प्लॉय हैं, उनके रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट हैं, डिक्लेरेशन है, वो उनके रिटायरमेंट के 5 साल तक रखा जाएगा। रजिस्टर्ड वाउचर जो है 10 साल के लिए रखा जाएगा। अगर किसी को सर्विस से टर्मिनेट किए गए हैं तो उनको 6 साल तक रखा जाएगा। ओवर टाइम क्लेम, लंच, ये जो कन्वेंस चार्जेस, ये सारे डेली, मंथली, रिकवरी, LFC एडवांस, ये है 5 साल के लिए रखा जाएगा। रिकॉर्ड ऑफ कैजुअल रेट 4 साल के लिए रखा जाएगा। इस तरह से ये अलग अलग है, बट यहाँ पर जानकारी ये हमारा ये इम्पोर्टेंट है, ये रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्ड वाउचर ये है 10 साल के लिए रखा जाएगा। चलिए, तो ये आज DICGC का एक महत्वपूर्ण जानकारी था, जिसमें 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। DICGC का फुल फॉर्म डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा एक्ट इसको गवर्न करता है, तो DICGC एक्ट 1961। तीसरा, कौन से डिपॉजिट कवर होंगे, ऑल डिपॉजिट कवर होंगे। चौथा, मैक्सिमम कवरेज कितना है, 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक। फिर अगला इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रीमियम कितना है, 12 पैसा प्रति सैकड़ा सालाना, 12 पैसे पर 100 पर एनम है, और इसको पे किया जाता है हाफ ईयरली पर। अगला, इसका प्रीमियम कौन पे करता है, इसका प्रीमियम पे करता है, इंटायर प्रीमियम इज बोर्न बाय बैंक। फिर इसका रिटर्न कौन से फॉर्म में जमा किया जाता है, तो रिटर्न DI-01, DI-02 में जमा किया जाता है। 01 इंश्योरेंस प्रीमियम का डिटेल है, 02 जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपॉजिट है। और फिर उसके बाद है इसका क्लेम सेटलमेंट। जब भी कोई बैंक वाइंड अप होता है तो वाइंड अप होने के चार्ज लेगा लिक्विडेटर, उससे 3 महीने के अंदर डिटेल देने होंगे DICGC को। और DICGC को जब डिटेल्स मिल गए हैं तो उसको 2 महीने के अंदर क्लेम सेटलमेंट होगा। फिर आता है एक प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड में जो है 10 साल तक रखा जाता है, रजिस्टर्ड वाउचर को। इसके जो चेयरमैन होंगे वो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI होंगे। 10 साल तक रखा जाता है रजिस्टर्ड वाउचर को। इसके जो चेयरमैन होंगे वो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI होंगे। 10 साल तक रखा जाता है रजिस्टर्ड वाउचर को। इसके जो
ओवरऑल इंचार्ज जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई होंगे। तो आज का ये डीआईसीजीसी वाला सेशन जो है आज इम्पोर्टेंट में इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको एक समझ आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डीआईसीजीसी के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें कौन से डिपॉजिट जो है आपको करना है, कवर है, कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है आप सुन पाए हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, या आपने और कोई एडिशनल जानकारी है तो भी आप पूछ सकते हैं। मोनालिसा जी, आपको कुछ अच्छा लगा सेशन आज का? नमस्ते सर। जी सर, बहुत जी, अच्छा लगा, जय इंफॉर्मेटिव था जगन्नाथ। आपका जय सेशन। जगन्नाथ बोल दीजिए सभी को। जय सरकार जगन्नाथ है। सभी को। ओके, क्या लिखा है स्क्रीन पर पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद सवाल लेते हैं आपसे। जी, कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। वाह, ये भी ना बात, कितना बढ़िया। और हमारे साथ पढ़ने में तो ताकत भी कम लगाना पड़ेगा, है ना? बात करते करते कामयाबी के पास पहुंच जाओगे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मोनालिसा जी, आपके मन में कोई प्रश्न है आज के सेशन में? ऐसी कौन सी नहीं सर, जानकारी अभी आज के सेशन में आप जान पाए जो नहीं जानते थे? सर मुझे तो बस वही प्रीमियम का पता था और 5 लाख वाला पता था, बाकी बहुत सारी चीजें नया जानने को मिला है आज। ओके, बहुत। तो जो 5 लाख का जो प्रोविजन है मैक्सिमम कवरेज का, उसकी व्याख्या कौन से सेक्शन में की गई है डीआईसीजीसी? सर DICGC एक्ट 16 अंडर सेक्शन 1 में था। वाह, बहुत बढ़िया, देखो मतलब मेरा मेहनत सफल हो गया। बहुत बढ़िया। ओके, बहुत आप बहुत होनहार हैं। अगर एग्ज़ाम के बाद भी आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। और थोड़ा थोड़ा समय निकाल के सीखते रहिए, क्योंकि बैंकर के पास ये रात का ही समय रहता है। बहुत स्वागत है आपका मोनालिसा। अब कोई साथी सवाल पूछ रहे थे, नाम पढ़ नहीं पाया था जी मैं। जी सर, नमस्ते हाँ, सर। मैं प्रभरंजन राउत प्रभंजन जी, अरे वाह वाह वाह। प्रभंजन सर। सर, ये जो DICGC इंश्योरेंस में वाह, जो सरकार सारे सरकार बन डिपॉजिट गई। आता है। उड़ीसा में सरकार सर बन सर गई बन गए, प्रभरंजन। बीजेपी बीजेपी के सर बन गए। बधाई के पात्र हैं। आपके यहाँ सर सर, नई सरकार बनी, इसके लिए हम आपको देते हैं बधाई। नई सरकार नई उम्मीद है। और आप खिलाओ हमारे साथियों को मिठाई। बताइए, सर जरूर जरूर सर। क्या सवाल है आपका? सर, जो DICGC इंश्योरेंस में जो सारे डिपॉजिट आता है, जी। वो जो सेविंग और करंट अकाउंट, बाकी जो फिक्स डिपॉजिट, वहाँ एक लिखा था एक्सेप्ट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपॉजिट। अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपॉजिट का सेविंग अकाउंट में होगा वो, या फिर करंट अकाउंट में डिपॉजिट होगा, वो नहीं आएगा उसके अंडर। कोई भी डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपॉजिट है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपॉजिट है, चाहे वो सेविंग हो, एफडी हो, सब हो, है ना, वो नहीं आएगा। वो नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। कोई इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं आएगा, कोई फॉरेन बैंक का डिपॉजिट नहीं आएगा, सर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपॉजिट नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी डिपॉजिट, वो हम उसका प्रीमियम नहीं पे करेंगे। ठीक। जी जी सर, ओके। थैंक यू सर। और सुधीर जी, और कोई सवाल पूछना है इसमें से? नहीं मेरे सर, बढ़िया सर। सब तो आसानी से जान गए, मैंने रिपीट भी कर दिया। जी जो सर। सारे चीज़ों को बात करते करते आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने के लिए मेरा ऐसा प्रयास रहता है, ताकि मैं धीरे धीरे रिपीटिटिव मोड में देता हूं, ताकि आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। अदरवाइज तो मेरे आखिरी 1 मिनट में आपका एग्जामिनेशन का सवाल हो जाएगा। आखिरी 1 मिनट में जो 6 चीज़ें दोहराया हूँ उसी में ही आप एग्जामिनेशन पास कर जाओगे। लेकिन चूंकि आधे घंटे 1 घंटे से आप जब पढ़ते हो ना, तो हिप्नोटिज्म हो जाते हो, मतलब आपका दृष्टिबंधन हो जाता है उस चीज़ पर। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ जो ये साथी जुड़े हैं उनको मैं दृष्टिबंधक हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट कर दूँ, है ना सदन जी? आपको मैंने हाइपोथिकेशन चार्ज लगा दिया, तो अब होगा क्या, आप मेरे दृष्टिबंधन में रहेंगे। मैं जो दिखाऊंगा, मैं जो बोलूंगा, मैं जो कहूंगा, आप उसको सुनेंगे। थैंक नमस्कार सर। नमस्कार सदन जी। तो आप दृष्टिबंधन में इतनी सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में आप तक पहुंचा दिया। क्या अब बात है, कैसा क्या लगा ये सेशन? बहुत सुंदर लगता है सर, तमाम साथी जैसा कि बता रहे हैं। और सर आपकी सर कहा क्या कहा जाए, हम लोग के लिए सर आज के डेट में आप गुरु का भगवान के रूप में हैं। अरे बहुत नहीं, अच्छे से मैं तो बताते थे आपका नहीं। आपका ही भाई हूँ, आपका साथी हूँ।
बिल्कुल सर। सर मैं बहुत बार सोचा था बताने के लिए, आज मैं बोल ही देता हूँ। एक समय इतिहास आएगा, खैर मैं बहुत बड़ा भविष्यवाणी नहीं, वक्ता नहीं हूँ, कि आप बैंकर साथी के मतलब नजर में एक सर एक बहुत ऊंचा स्थान रहेगा सर आपका। ये तो जो आपका बचपन परिश्रमी, है। नहीं नहीं नहीं, सच है सर ये। हालांकि इसका समय अभी सिद्ध नहीं हुआ, होगा आने वाला दिन में, क्योंकि ये बहुत ये है, इतना मेहनत करते हैं सर। हम लोग भी हम लोग को भी कभी लगता है, और हम उसका बेनिफिट हम लोग को मिलता है। पारिश्रमिक के रूप में जो भी कुछ लेते हैं अलग मैटर है, वो उसका कोई मायने नहीं रखता है सर। लेकिन जिस तरह से आप सेवा दे रहे हैं हमारे बैंकर साथी को, तमाम बैंकों को, मैं इंडिविजुअल किसी, मैं जैसे मैं आर्यावर्त बैंक से हूँ, कोई साथी हमारे तमाम बैंकों से, अलग अलग बैंकों से हैं, सबको सर सेवा दे रहे हैं। तो ये सर एक बहुत बड़ी, हम लोग जब आज के 20 साल बाद भी जब सेवा में रहें या ना रहें, तो कहेंगे कि ये जो है विजय वांका सर के माध्यम से ये सीखने का मौका मिला। क्या होता है नहीं होता ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे, लेकिन आज के दौर में जो कुछ भी सिखा रहे हैं आप, जैसे कि आज डीआईजीसी के बारे में एक साथी ने कहा कि हम नहीं जानते थे, 2-3 बातों को रखते थे, लेकिन आप सर इतनी सरल भाव में, है ना, जैसा कि सर आप भी बताए कि चाहे तो हम 5 मिनट में क्वेश्चन बता दे सकते हैं, लेकिन हम आधे घंटे में, है ना, इस तरह से बात करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो सच बहुत बात है बढ़िया सर सदन जी, इसको। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और नहीं नहीं मैं सच। और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। हैं आप, सर, हैं आ, हैं हैं आपकी जरूर। भावनाओं से ही ऊर्जा मिलती है। और जी मैं जी। आपको वादा करता हूँ कि हम इसी रोज मतलब इसी तरह रोज आएंगे, अपने हिस्से की वादा निभाएंगे, और हम यहाँ बैठ के मुस्कुराएंगे और आप वहाँ बैठ के मुस्कुराएंगे। बिल्कुल सर, ठीक बिल्कुल। है। मैं खुद सदन जी की बात से सर एग्री करता हूँ कि जब हाँ। आज नहीं से मुझे पहले। मुझे सर 1 मिनट भाई, जी भाई 1 मिनट। मुझे जी बहुत समय मन में आ रहा था बात, मैं सर के बारे में बोलूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि सर को कहीं ऐसा ना लगे कि आप मेरे बारे में ज्यादा कुछ हमें मतलब पंपकिन कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं एकदम सच आई गॉडली सर, गॉड की मतलब ये कर रहा हूँ, अपने आप को कर रहा हूँ, कि जिस तरह से सर आप सेवा कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक थोड़ा सा भी जिनके पास ये होगा, है ना, वो आपको भविष्य तक याद रखेंगे, है ना। तो बहुत बढ़िया। ये जरूर रहेगा सर। ये तो है, ये जी आपका सर। जो आपका सोच है ना, ये भी जी पॉजिटिव जी सोच है। एक्चुअल में हमेशा जी हमको ना ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। अगर कहीं से जी कुछ मिल रहा है ना, तो जी उसके जी प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। ये आपका आभार है, और जी। ये नहीं सीखने आभार नहीं है सर, वाला। ये आपका जो ये है सर, आप जितना मेहनत कर रहे हैं सर, उसका ये परिश्रमिक फल है सर। आभार क्या है, मैं तो आपसे, आप तो मुझे आशीर्वाद देंगे, हम सभी साथियों को आपका आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए, और मिलता है और मिल रहा है। मैं आभार नहीं दे सकता हूँ, आप मेहनत करते हैं उसके, ये आप मेहनत की बदौलत हमारे हमारे साथ जुड़े ये हैं सर। मैं आपको जो सम्मान कर रहा हूँ, वो आपकी मेहनत का सम्मान करता हूँ सर, है ना। अभी झुकनी बढ़ रहा था, हम थोड़ा डोजिंग आ रहा था, लेकिन बात करने से हमारा झुकनी खत्म हो गया सर। चलिए, ये तो अच्छी बात कही है ना। तो सभी साथियों का धन्यवाद कर दीजिए। हमारे एक सुधीर जी, आज सभी साथियों का धन्यवाद कर दीजिए। फिर हम ऐसा एक और नया एक बढ़िया सेशन और ला रहा हूँ, जिसमें आपको और जानकारी मिलेगी। तो अभी ये सीरीज चालू हुआ है, जिसमें हम चीज़ों को अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। जो एग्जामिनेशन में नए नए एडिशन आए हैं, उनको लेके मैं सेशंस बना रहा हूँ। धन्यवाद कर जी सर। दीजिए सुधीर जी सबका। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं सर 2 लाइन कहना चाहूंगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आहा, अर्जुन क्या से बात। रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत क्या कर, बात पौधों है। को पानी दे, बंजर में भी फिर से फल निकलेगा। और जो क्या विजय बात सर है। के साथ जुड़ गया, तो वो बिल्कुल प्रमोशन एग्जाम का नैया से जरूर निकलेगा, पार निकल जाएगा। बिल्कुल सर। धन्यवाद सर क्या आपका बात। बहुत बहुत सर, बहुत अच्छे बढ़िया है। सेशन के। जी बहुत सर। सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा। तो आज नहीं तो कल निकलेगा। और जितना गहरा कुआं होगा, इतना ही मीठा जल निकलेगा। बिल्कुल सर। मेहनत करते हम्म, रहो, मेहनत का फल जरूर निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे बहुत क्या बढ़िया, बात। सर आपके शानदार साथ आज। इतना अच्छा लगता है सर। रात के 11:30 बज गए हैं, बैंक से काम करके आए हैं, थके भी हुए हैं, लेकिन आपका सेशन सुनने के लिए मन ऐसे हो जाता है कि भाई आ जाए, सर के साथ जुड़ जाएं बस। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हम्म। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, यही तो जिंदगी है ना। जी सर। अपने साथ जो है, स्वयं की खोज में, मैंने बताया ना, खुद को पसंद करोगे तो निरंतर आगे बढ़ोगे। जी सर। स्वयं की खोज में, शांत और मौन में
पथिक हूँ मैं सत्य का, मैं स्वयं में ही व्यस्त हूँ। मतलब खुद में ही व्यस्त रहिए और हमेशा आनंद लेते रहिए। जीवन अद्भुत है, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती है, महान बनाती है। कामयाबी आपके पास जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने कामयाबी को सीखने का, पाने का, उसको महसूस करने का तरीका सीख लिया। और ये तरीका सीखा आपने आधा आधा घंटा सेशन में पढ़ने के लिए। कुछ आपके अंदर भी नए विचार होंगे तो आप उनको पढ़ के आइएगा, और जब ऐसा मौका मिलता है तो अपने साथियों को भी साझा करिएगा। और जिस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम काम करते हैं उसके लिए ज्ञान कौशल, संप्रेषण कौशल, सहन शक्ति का कौशल, और एक जो विचार है, प्रबल विचार है, जो सकारात्मक विचार है, उसकी ज़रूरत होती है। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हैं। आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि।